बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नवाज़ शरीफ सेकंड टेन्योर जो कि स्टार्ट हुआ था 1997 में और इसकी एंड हुई थी 1999 में। नवाज़ शरीफ का जो सेकंड दौर हुकूमत है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वो कौन से इवेंट्स थे, इनके वजूहात क्या थे, ठीक है, इनके इम्पैक्ट्स क्या पड़े, तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। हुआ क्या, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि फारूक लगारी जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो को 8 अमेंडमेंट के थ्रू डिसमिस करते हैं। तो उसके बाद फारूक लगारी दोबारा से केयर टेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं अंडर द हेड ऑफ द मलिक मेराज खालिद। ये मलिक मेराज जो थे ये चांसलर ऑफ द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के थे जो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं और इनका जो टेन्योर होता है एज अ केयर टेकर वो 5 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगेन फ्रेश इलेक्शंस के लिए स्केड्यूल दी जाती है 3 फरवरी 1997 का। और यूं जब ये इलेक्शन हेल्ड होते हैं ऑन द सेम डेट तो जो मुस्लिम लीग नून होता है वो बहुत शानदार कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करता है। ठीक है, मीन्स डेट के जो मुस्लिम लीग नून पार्टी है वो नेशनल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेता है और यूं अगेन नवाज शरीफ जो थे वो री इलेक्ट हो जाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा 18 फरवरी 1997 को नवाज शरीफ नेशनल असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हासिल करते। तो अब जब नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा गवर्नमेंट में आते हैं तो जिस तरह हमने तमाम एराज में देखा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान कॉन्स्टेंटली टसल्स बनते जा रहे थे और इन टसल्स के पीछे जो मेन वजह थी वो थी 8 अमेंडमेंट। 8 अमेंडमेंट मीन्स के प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता था और नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता था। तो इस 8 अमेंडमेंट पर हम कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान टसल्स थे। तो एज आई टोल्ड यू कि जब नवाज शरीफ आते हैं तो सबसे पहले तो वो ये काम करते हैं कि 8 अमेंडमेंट को टर्मिनेट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं ताकि जो टसल्स है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा वो 8 अमेंडमेंट किसके थ्रू ख़त्म करते हैं, बाय पासिंग द 13th अमेंडमेंट। इसके अलावा 14 अमेंडमेंट 15 अमेंडमेंट ये इनके दौर में हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोबारा से इन अमेंडमेंट्स को अलग अलग से एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। इसके बारे में मेरी वीडियो मौजूद है, अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? हाँ, मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर सकती हूँ कि जो 15 अमेंडमेंट था वो पास नहीं हुआ था नवाज शरीफ के दौर में। इनके पीछे कुछ वजूहात थी और वो ये थी कि कंडीशन या रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि अगर किसी आर्टिकल को अमेंड करना हो तो वो तमाम असेंबलियों से इनकी अप्रूवल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक तमाम असेंबलीज, नेशनल असेंबली, सेनेट सब उन पर अप्रूवल नहीं देंगे तो तब तक वो आर्टिकल अमेंड नहीं होता। तो 15 अमेंडमेंट के बारे में क्या था कि आल दो ये अमेंडमेंट जो था ये नेशनल असेंबली से तो पास हो चुका था बट सेनेट तक इसको पुट फॉरवर्ड नहीं किया गया था विद इन 90 डेज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो 90 डेज के अंदर इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरा नहीं हो सकी, मीन्स उन दिनों के अंदर, तो यूं ये 15 अमेंडमेंट पास नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्या हुआ कि 2 दिसंबर 1997 को ड्यू टू द पॉलिटिकल कियोस इन पाकिस्तान फारूक लगारी भी रिज़ाइन दे देता है। इसके बाद इनकी जगह पे मोहम्मद रफ़ीक तारर को जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे उनको अपॉइंट किया जाता है और ये सेनेटर भी रह चुके हैं। तो इनको
9th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया जाता है और यूं मोहम्मद रफ़ीक तारड़ टुक ओथ टू हिज ऑफिस इन 1 जनवरी 1998 को। चूँकि अगर देखा जाए पिछले स्लाइड में भी मैंने इसका जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट से और कुछ असम्बलियों से, प्रोविंशियल असम्बली से भी उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल की थी। सो नाउ मुस्लिम लीग नून वाज इन अ पोजीशन टू हैव इट्स कैंडिडेट एज द हेड ऑफ द स्टेट। वो इस पोजीशन में थे कि वो अपने ही पार्टी से एक कैंडिडेट को आगे कर सकते थे एज अ हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मीन प्रेसिडेंट, ठीक है। सो नवाज शरीफ ने क्या किया, उन्होंने नॉमिनेशन कर दी मोहम्मद रफ़ीक तारड़ की एज अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। सो ये नॉमिनेशन जो था रफ़ीक तारड़ के बारे में, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी जो अपोजिशन में थी इनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो मोहम्मद रफ़ीक तारड़ है ये लाहौर से है, इवन दो कि इनका भी सेम उसी गांव से ताल्लुक़ है जिससे नवाज शरीफ का ताल्लुक़ है। तो इस बारे में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे वो 31 दिसंबर 1997 को हुए थे, जिसमें मोहम्मद रफ़ीक तारड़ ने बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की थी। 374 वोट्स उन्होंने जीत लिए थे आउट ऑफ 457 ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, जबकि इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी से आफ्ताब शहबान मिरानी थे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी थे। दोनों ने 31 और 32 वोट्स जो थे वो जीत लिए हुए थे। यूँ इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो मोहम्मद रफ़ीक तारड़ थे उन्होंने बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल की थी। जैसा कि पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि नवाज शरीफ के दौर में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो वो ये हुआ था कि इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान जो था वो एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका था, ठीक है। और इसके बाद पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में पोजीशन थी वो चेंज हो जाती हैं। मीन्स दैट के पाकिस्तान इंटर्ड इनटू अ न्यू एंड बोल्ड एरा। तो हुआ क्या था कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। एंड दिस वाज इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बाय द इंडिया जस्ट 2 वीक्स अर्लियर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था कि 2 हफ्ते कबल इंडिया ने 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, तो ये इनका एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स के तौर पर पाकिस्तान ने भी ये किया था, ठीक है। नवाज शरीफ ने उसी दिन मीन्स दैट के 28 मई 1998 को क्या किया, इमरजेंसी को नाफिज किया, जिसकी वजह से तमाम जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड हो गए थे और जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे पाकिस्तानी बैंक्स में वो भी फ्रोज़न हो गए थे, ठीक है। जिसकी वजह से तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर पाकिस्तान ने इस बात को मेंटेन करवाया कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, मींस दैट के एज अ प्रिवेंशन अगेंस्ट द न्यूक्लियर इंडिया, क्लियर। जब ये चागी टेस्ट किया गया पाकिस्तान में, तो उसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, पाबंदियां लगा दी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो गई, ठीक है। अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, पाबंदियां लगा दी, ग्रांट्स को मुअत्तल कर दिए। इस यूँ कह ले कि पाकिस्तान जो था वो एक गर्म पानी में उस टाइम डूब गया था, जिसके बाद मजबूरन गवर्नमेंट को कुछ बेटर डिसीजन लेने पड़े, और वो ये थे कि उन्होंने तमाम जो फॉरेन अकाउंट्स थे उनको फ्रीज करवा दिए।
جس کی وجہ سے تمام جو ملٹی نیشنل اینڈ لوکل بینکس تھے ان کو بڑی تعداد میں کلائنٹس موصول ہوئے، کیونکہ وہ اپنے تمام جو فورن کرنسی اکاؤنٹس تھے ان کو ایک سیف ہیون میں لے جانے کے خواہشمند تھے۔ مور اوور پاکستان اکانومی ریمین ان ڈیپ ٹربل، کیونکہ پاکستان کے پاس جو فورن ریزروز تھی وہ بھی بہت زیادہ کم رہ چکی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو جو نیوکلیر ٹیسٹ تھا اس سے پہلے جو پاکستان کے پاس ٹوٹل ریزروز تھی وہ تھی اراؤنڈ $1.4 بلین، جبکہ اس ٹیسٹ کے بعد یا کہہ لے کہ جو پاکستان پر جو سینکشنز لگ جاتی ہیں اس کے بعد پاکستان کے پاس جو ٹوٹل ریزروز ہوتی ہے وہ اونلی $900 ملین رہ جاتی ہیں۔ ایون دو کہ گورنمنٹ کے اپنے ڈاکیومنٹس میں بھی یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ڈیورنگ دا فسکل ایئر 1996 ٹو 1997 اس میں جو ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ ریٹ تھی وہ 1% سے بھی کم تھی، اور جو مینوفیکچرنگ کی جو گریو ریٹ تھی وہ بھی 1.8% تھی اونلی، جو کہ کہہ لے کہ بہت زیادہ کم کنسیڈر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر مزید اس کے بارے میں بات کی جائے تو نواز شریف کے دور حکومت کا جو آخری سال تھا دیٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ ایئر فار پاکستانی اکانومی، کیونکہ اس ایئر میں جو پاکستان کی اکانومی تھی وہ مزید اثر انداز ہوئی تھی بیکاز آف دی بیلنس آف پیمنٹ سچویشن واز ورسنڈ۔ ان تمام معاشی بحران کے پیش نظر پاکستان جو تھا وہ مسلسل اس کوشش میں لگا رہا کہ وہ IMF کے ساتھ نیگوشیشنز کرے تاکہ IMF کی جو فعال پروگرام ہیں ان کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر سکیں۔ الٹیمیٹلی 3 months کے مذاکرات کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1998 میں پروگرام کو دوبارہ سے فعال کرنے کا ایگریمنٹ کیا جاتا۔ Beside that, under the Prime Minister National Agenda to create the self-employment opportunities for the youth of the country، تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ تمام بینکس میں ایک اسکیم لانچ کی جائے گی جس کے تحت لوگوں کو کچھ لونز دیے جائیں گے۔ Also giving preference to the unemployment, skilled youth and person possessing prior business experience۔ تو اس حوالے سے کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے کچھ پروگرام شروع کیے جس کو کہتے تھے SBFC اینڈ SIMDA۔ SBFC کا مطلب تھا اسمال بزنس فائنینس کارپوریشن اینڈ SIMDA کا مطلب تھا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ ان پروگرامز کے تھرو کیا کیا گیا کہ جو اکانومی تھی اس کو ریوائٹلائز کیا گیا تھرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سپورٹ پروگرام۔ اب ایک اور ایونٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا، اینڈ دیٹ از نون ایز لاہور ڈکلیریشن۔ لاہور ڈکلیریشن جو تھا ایکچولی یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو دوبارہ سے نارملائز کرنے کے لیے نواز شریف نے کیا کیا، انہوں نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا۔ کب اٹھایا؟ فیبروری 1999 میں۔ اور اس اقدام کا جو اختتام تھا وہ کب ہوا؟ جب انڈیا کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی لاہور کے دورے پر آئے تھرو بس اکراس دی واگا بارڈر، جہاں پر دونوں لیڈرز کے درمیان ملاقات ہوتی ہے، ان کے درمیان باہمی مذاکرات ہوتے ہیں اور ایک ایگریمنٹ طے پاتا ہے جس پر دونوں لیڈرز سائن کرتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے لاہور ڈکلیریشن۔ ان شارٹ اس ڈکلیریشن میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کچھ اقدامات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے ایرا میں ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ جو ہوا تھا وہ تھا کارگل اوفینسو۔ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور اگین دوبارہ سے ایک 4th ملٹری رول کیسے آ جاتی ہے، ان سب کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ So that's enough for today. Stay tuned, keep watching, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video.